नमस्कार। हमारे पॉडकास्ट द गुड वर्ड में आपका दोबारा स्वागत है। दोस्तों, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और सभ्यता जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी है हमारी यहाँ की विरासत, जिसमें हैंडलूम्स, हैंडक्राफ्ट्स शामिल हैं। आज से अगर हम 2000 साल पहले की बात करें तो जो यूनानी इतिहासकार हैं, जो रोमन इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने वृत्तांतों में लिखा है कि कितनी बड़ी संख्या में भारत से जो कपड़ा था वो रोम में और यूनानी सिविलाइजेशंस में एक्सपोर्ट होता था, और कितनी चाव से लोग वहाँ के जो बाशिंदे थे उसको खरीदते थे। अगर हम बात करें पिछले 200 वर्षों की, 300 वर्षों की बात करें यदि, तो जो भारत में उपनिवेशवाद का जब उदय हुआ, जब भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वो यहाँ केवल भारतीय वस्त्रों के व्यापार के लिए आई थी, क्योंकि उस समय भारत के जो बने हुए वस्त्र थे, खासकर बंगाल से उत्तर प्रदेश के जो वस्त्र थे, उनकी बहुत भारी मांग थी पूरे यूरोप में, और उस मांग को पूरा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उसने वहाँ से व्यापार जो है शुरू किया, और फिर बाद में जो हुआ सो सब जानते हैं। भारतीय जो कला है, जिसमें बुनकरों की जो हाथ की नफासत है, उनकी जो कला है, वो उसकी एक अपनी अनूठी पहचान बनी हुई है। और आप जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कपास, जो कॉटन है, उसकी उत्पत्ति भी भारत में ही पहली बार हुई थी। और भारत देश की ये पूरे विश्व का मूल्य देन है कि यहाँ से ही जो सूती कपड़ा है वो उभरा, और आज जो है पूरे विश्व में सूती कपड़ा पहना जाता है। बहुत सारे ऐसे महान विभूतियां हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सदियों से चल रही भारतीय बुनकरों की जो परंपरा है उसको संजोए हुए हैं। ऐसे ही एक महान और प्रभावशाली बुनकर आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और आज की जो यथास्थिति है बुनकरों की, और कैसे ये जो कला है उसको जीवित रखने में वो अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ हैं पद्मश्री श्री खेमराज सौंदर्याल जी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी धन्यवाद। आप जैसे पिछले 5 दशकों से जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, बुनकरों की सेवा में लगे हुए हैं, और इतना बड़ा नाम है, बहुत प्रसिद्धि आपने हासिल की है, और बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आपको जो है पुरस्कृत किया गया है। तो अब इसमें साधारण सी बात है कि पहला प्रश्न तो यही होता है कि आपने ये जो क्षेत्र है इसको क्यों चुना? ये मेरा एक लक्ष्य था कि मैं आगे जा कर के कबीरदास जी का काम आगे बढ़ाऊं। जी। तो मैं अपने श्रीनगर गढ़वाल में इंस्टीट्यूट था एक, तो उसमें मैंने ट्रेनिंग ली 3 साल की, और 3 साल में मैंने वो सब कुछ सीखा जो एक कारीगर को सीखना चाहिए। एज ए कारीगर मैं समझो वहाँ पर रहा और मैंने काम किया और काम सीखा। उसके पश्चात मैं जॉब के लिए, तो हमारे गढ़वाल में तब तो ये तो था ही नहीं, हैंडलूम का कोई सेंटर नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर के मैंने स्टार्टिंग में अपना गुजारा करने के लिए DCM मिल में जॉब की जी। दिल्ली क्लॉथ मिल में। 15 महीने बाद मुझे पता लगा कि ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। पता नहीं था, मैं तो वहाँ से पहाड़ में हमारे यहाँ की क्या। तो मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गया, वहाँ नाम लिखाने गया, तो उसको एम्प्लॉयमेंट जो क्लर्क था उसको बोला मैं कहा भाई वीविंग में मैंने सीखी। बोला वीविंग क्या होती है? मैं कहा भैया जो तो कपड़ा पहन रहा है वो वीविंग है। तो फिर मेरे को वहाँ पे एडमिशन मिल गया और मैं मिल की नौकरी छोड़ करके हैंडलूम में आ गया। जबकि मिल में मेरे को उस टाइम में 110 रुपये मिलता था और यहाँ करके 85 रुपये मिले। लेकिन मेरा एम था कि मैं अपने हैंडलूम में कुछ ना कुछ करूँ, कुछ नया करूँ, करता रहूँ, लोगों को
प्रोत्साहित करूँगा कि भाई हैंडलूम को चालू रखो, जीवित रहने दो। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया सेंटर में। तो उस सेंटर में जब मैं गया तो ऐसे ऐसे कलाकार थे हमारे भारत के कि जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं था। जी। फिर मैं उन लोगों के शरण में रहा, उनसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैं बचपन से तो ब्राह्मण फैमिली से था, तो जुला का तो मतलब ही नहीं था। जी जी, मैं समझ लेकिन सकता हूँ ये चीज़। प्रेरणा थी मेरी कि मुझे नया काम करना है, जो कबीरदास जी करते थे वो करना है। फिर मैं वहाँ पर काम करता रहा, करते करते मैं वीवर सर्विस सेंटर, फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र बनारस में हो गया। मुझे लगा कि मैं तो बस पूरा परमात्मा के पास पहुँच गया हूँ, जी। क्योंकि बनारस में इतनी कला है साड़ियों की, कपड़े की, कि वो लोग करते करते कभी थके नहीं हैं। तो मैंने वहाँ जा कर के बहुत कुछ सीखा और काम किया। ड्यूटी का जो काम था वो किया, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में मैंने काम सीखा। रात को मैं काम करता था, 2 बजे से पहले मैं सोया नहीं हूँ। अब जा कर के 20-25 साल से तो ठीक है। फिर मैं वहाँ पे काम करता रहा। तो वाकई मुझे लगता है कि बनारस का एक बड़ा प्रभाव, उनकी बहुत आर्ट का पूरे प्रभाव आप पे। विश्व में जी जी आज भी, जी। जबकि आज पावलुम्बी भी बन रहे हैं, लेकिन हैंडलूम की तो अपनी कला है। अपनी कला है। और मुझे लगता है कहीं आपका जो स्टे, आपका जो प्रवास बनारस में रहा, और वो आपके जीवन को उसने काफी एक प्रभावित किया, दिशा दी। उसने मेरे को ये दिन दिखाया। जी 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 जी। 10 साल रहा मैं बनारस में। अच्छा, और मैं अब ये भी पूछना चाहूँगा कि पौड़ी गढ़वाल से आपने अपनी जीवन यात्रा शुरू की, फिर दिल्ली में आपने कुछ वर्ष काम किया, फिर आपको बनारस जाने का सुअवसर मिला, फिर अंत में आप अपनी कर्म भूमि पानीपत आए। तो पानीपत में कैसे आपने काम की शुरुआत की और इसी को क्यों चुना आपने? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब पे था, गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र करके भेजा, और डायरेक्टर साहब ने बोला, और खेमराज तू पानीपत जा और वहाँ की इंडस्ट्री में कुछ तहलका मचाना। जी जी जी। तो मैं फिर पानीपत आ गया, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। और पानीपत में आकर के मैंने, मतलब जब मैं पानीपत आया था तो वहाँ पर पुराने जो बुनकर थे कोई, वो अपने घरों में काम करते थे। कोई वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, कुछ नहीं था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये सेंटर था, वीवर सर्विस सेंटर, बुनकर सेवा केंद्र जी, उसमें मैं था। मैंने वहाँ बनारस में लोगों को नए नए डिजाइन बनाने सिखाए, नया नया काम कराया, लोगों से जुड़ना सिखाया। तो बुनकर आते ही नहीं थे पहले, कहते थे क्या करना है, हम तो अपने ठीक है। फिर बाद में धीरे 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 जब गवर्नमेंट ने जो बुनकर सेवा केंद्र थे, उन केंद्रों में जो हम एम्प्लॉइज़ थे, हमको इंस्ट्रक्शन था कि इनको आपने पढ़ाना सिखाना है काम। तो हम लोग जो है वो काम सिखाते रहे उनको। नए नए लड़के जो हैं जी, लड़कों को बड़ी मुश्किल करके तो पहले बुलाया कि भाई आओ 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 आओ, फिर वो आए। फिर जब 2 बैच निकले, हमने 4 महीने में उनको पूरा टेक्निकल काम जो भी था वो सिखा दिया। तो जब वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि ये वहाँ से सीख के आए हैं। फिर तो लाइन लगती थी, 5 बच्चे लेते थे हम एक बैच पे, और जो उसके लिए कम से कम 50 बच्चे आ जाते थे, क्योंकि उनको सीखने को मिला, कुछ नया करने को मिला। आज हम अगर पानीपत की बात करें तो पानीपत की भारतीय स्तर पर ही नहीं, पानीपत एक रत्न के रूप में उभरा है, पूरे विश्व में एक हैंडलूम टेक्सटाइल्स के एक हब के रूप में उभरा है। तो ऐसा क्या था कि पानीपत में ही इस जो इंडस्ट्री की नींव पड़ी और पानीपत ही इतने बड़े स्तर पर उभर के यहाँ आया? एक्चुअल में आज़ादी से पहले पानीपत में टोटली मुसलमान थे जी, और वो लोग बुनाई का काम करते थे। तो हमारी जो पीपुल जैकर थी,
एडवाइज़र हैंडलूम की, उसने यहाँ सेंटर खोलने को बोला कि यहाँ एक सेंटर खोलो, नया सेंटर खोलो और उसमें लोगों को ट्रेनिंग दो, वीवर्स को ट्रेनिंग दो। ये 1975 में यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेंटर खोला। मुझे यहाँ भेजा और बड़े बड़े लोग और भी आए आर्टिस्ट यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे इतना मेहनत की कि ज़रूरत से ज़्यादा, और आज देख लो कि पानीपत का नाम कहाँ पहुँचा है जी, पूरे विश्व में, पूरा विश्व में। उस टाइम घरों में छोटे छोटे लूमें थे लोगों के घरों में, अपने वो घर में अपने बनाते थे। और उसमें क्या हुआ कि फिर पानीपत में रंगाई का सिस्टम क्या था, कच्चा डाई करते थे। धागा लाए, टब में डाला, सूत डाला और नमक डाला घोल करके, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा उसको पछाड़ किया और उसके बाद में सुखा दिया। तो हमने वहाँ पर क्या हुआ, लोगों को समझो कि रिक्वेस्ट करी कि भाई पक्का डाई करो, ये क्या कर रहे हो तुम, ये तो कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों ने ट्रेनिंग दी लोगों को, फिर बाद में वहाँ पे पक्का डाई शुरू हुआ। और पक्का डाई शुरू हुआ तो पानीपत की इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न और सामने आता है कि अगर हम हथकरघा उद्योग की बात करें तो जो वीवर है, जो घर में वीविंग करता है, एक हैंडलूम पर जो काम करता है, और उसको एक अच्छा आर्टिकल बनाने में, एक अच्छा नमदा बनाने में, या एक अच्छी चटाई बनाने में, या कपड़ा बनाने में उसको कई बार महीना लग जाता है, एक अच्छे डिज़ाइन। और कई बार तो कालीन भी अगर हम बात करें, जो हैंडलूम वाले जो काम करते हैं तो वो लगे रहते हैं और एक महीना पूरी उनकी फैमिली लगी रहती है, और अंत में एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल तैयार होता है। और फिर जब उसको बेचने के लिए जाता है तो उसको एक मिडिल मैन का सहारा लेना पड़ता है, एक बिचौलिए का सहारा लेना पड़ता है। तो अंत में देखा ये गया है कि जो मिडिल मैन है उसके पास एक मार्केट एक्सेस है, उसके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो क्या करता है, उनसे लेकर आगे उसको अच्छे दामों में बेचता है। और जो वीवर है उसको थोड़ा सा जो पारितोषिक मिलना होता है, या जो उसको पैसे मिलने हैं, दाम मिलना होता है, वो कम होता है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है ताकि जो वीवर है, जो काम वो करता है, उसके अनुसार उसको उतना ही मुनाफा। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने यही स्टेप उठाया था कि हम जगह जगह अपने नए सेंटर खोलेंगे जी, ठीक है, और वीवर्स को वहाँ बुला करके ट्रेनिंग देंगे और उनसे काम करेंगे। तो आज देख लो कि सब आगे हो गया। उसी का नतीजा है कि जो हमारे पीपुल जयकर ने सेंटर खुलवाए हैं, इस टाइम हमारे 25 सेंटर हैं पूरे इंडिया में। पहले तो बम्बई में खुला था, उसके बाद में दूसरा खोला, तीसरा खोला, चौथा खोला, तो 4 सेंटर तो 1975 तक 4 ही सेंटर रहे हमारे। बम्बई में था, कलकत्ता में था, एक चेन्नई में था और एक बनारस में था, ये सेंटर रहे। और उन सेंटरों ने जो डेवलपमेंट कराया, उसका नतीजा आज आपके सामने है। जी, एक और टेंडेंसी हम आजकल देखते हैं कि जगह जगह पूरे भारत में ट्रेड फेयर होते हैं। हरियाणा की बात करें तो सूरजकुंड मेला, उसका एक विश्व में नाम है, हर वर्ष वो होता है, जिसमें भी पानीपत से और पूरे भारत से जो है वहाँ बुनकर आते हैं और अपने आर्टिकल्स हैं लाते हैं वहाँ पे, लेके आते हैं और बेचते हैं। तो ऐसा एक पूरा सिस्टम, पूरा एक सर्किट बना हुआ है। हरियाणा में सूरजकुंड मेला लगता है, दिल्ली में दिल्ली हाट है, ऐसे अलग अलग प्रदेशों में नुमाइशें लगती हैं। उससे जो बुनकर है वो वहाँ जाता है और उसको जो है काफ़ी मुनाफा होता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई वहाँ जाकर जो बुनकर हैं वो वहाँ तक पहुँच भी पा रहे हैं और उनको मुनाफा हो भी पा रहा है, या स्थिति थोड़ी अलग है? देखो, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई बुनकर सेवा केंद्र के थ्रू, कि वो जो वहाँ वीवर जाते हैं उनका नाम वहाँ WSA में रजिस्टर्ड होता है पहले। और उस जब मेले लगते हैं तो उससे पहले सारा सर्कुलेशन हो जाती है कि भाई आप काम वहाँ मेला लगाएंगे, ये अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद में वीवर की जानकारी वीवर सर्विस सेंटर लेगा कि ये वीवर है कि नहीं है। कोई भी भर देता है, तो जो वीवर है उसकी जान पहचान ये लोग करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है उसका। उन्हीं की रिकमेंडेशन पर फिर उनको मेला
मिलेगा। ये नहीं है कि जो हर आदमी ने भर दिया उसको मिल गया। वो लोग बाद में उसका टेस्ट लेते हैं कि ये वीवर है कि नहीं है। उनके उसके यहाँ जा कर के देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इंक्वायरी करते हैं और फिर उसको आगे भेजने के लिए प्रमोट करते हैं कि इसको यहाँ पर दुकान दे दो। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और प्रश्न है कि आजकल जो प्रोडक्ट्स वीवर बना रहे हैं वो पूरी दुनिया में बिक रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में बिक रहे हैं, दुनिया में बिक रहे हैं। और उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ आजकल कोई भी व्यक्ति लेते समय इतने पैसे खर्च करता है क्योंकि जो हाथ से बुनी चीज़ है उसकी तो कलाकारी अलग ही तरह की होती है और उसका जाहिर सी बात है दाम भी बहुत ज़्यादा होता है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो एक क्वालिटी कंट्रोल का इशू यहाँ आता है कि उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्वालिटी उसकी एकदम बिल्कुल एक सटीक स्तर की बनी रहनी चाहिए। तो उसकी सर्टिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लाई हैं या कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो क्वालिटी है वो हमेशा एक जैसी ही बनी रहे? देखो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट का तो पूरा योगदान है कि भाई क्वालिटी कंट्रोल करो और क्वालिटी कंट्रोल के लिए इंस्पेक्टर वगैरह रखे हैं, वो रखे हैं सब कुछ। अगर फिर भी कुछ लोग चोरी छिपे करते हैं, जब पकड़ में आएगा तो उसके ऊपर एक्शन भी होता है कि भाई तुमने ये हैंडलूम की दुकान है, तूने पावरलूम का कपड़ा क्यों रखा है, सटेलेस का कपड़ा क्यों रखा है, तो उसकी दुकान बंद कर देते हैं। तो काफ़ी कंट्रोल हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन क्या है कि बढ़ती आबादी और बढ़ती डिमांड से थोड़ा सा बीच में हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है कि ख़राब माल वहाँ न जाए और कोई ख़राब आदमी वहाँ न जाए। भारत सरकार जिस आदमी को सेलेक्ट करती है वही वहाँ पर जाए। अब इससे जुड़ा हुआ एक और जो प्रश्न है वो रॉ मटेरियल को लेके है कि जो रॉ मटेरियल है इन सब में यूज़ होता है वो कौन सा होता है, क्या वो नेचुरल फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है? पानीपत हैंडलूम इंडस्ट्री है इतनी बड़ी, उसका पूरी दुनिया में नाम है, तो वो किस प्रकार के रॉ मटेरियल यूज़ करती है? यानी जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो हथकरघा उद्योग में लोग लगे हुए हैं, जो कार्य उसको कर रहे हैं, तो क्या वो केवल सूत का ही काम करते हैं या सिल्क का, या कौन कौन से फाइबर ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल? पानीपत में सिल्क का काम नहीं होता है जी, ठीक है, क्योंकि वैसे स्किल्ड वीवर वहाँ नहीं है। वहाँ ज़्यादा करके कॉटन का, स्टेपल का, जूट से काम होता है। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा होता है, जिसको इन्हीं का काम होता है और वही ज़्यादा बनता है जी, बनता भी वही ज़्यादा है। बाकी लोग इधर उधर से बनाते हैं। तो अब इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें कोई ना कोई तो कुछ तो कमी बेसी हो जाती है। जी। सरकार कितना भी ध्यान दे लेकिन कमी बेसी हो जाती है, हो ही जाती है। अच्छा, एक सर मैं प्रश्न और पूछना चाहूँगा यहाँ कि अगर हम बात करें पानीपत की इंडस्ट्री की, अगर बात करें तो भारत में भी वो बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन होता है और बिकता भी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है बिक्री होती है। पानीपत का जो एक साधारण व्यूअर है तो वो इंटरनेशनल मार्केट से सीधे कैसे जुड़े, वो कैसे, अब क्योंकि ये ग्लोबलाइज दुनिया है, अब एक वैश्वीकरण हो चुका है पूरे विश्व का, तो हर चीज़ अवेलेबल है और व्यूअर भी ये चाहेगा कि उसने जो बनाया वो उसका सामान है वो कहीं दूर अमेरिका में या यूरोप में बैठे हुए व्यक्ति तक सीधा पहुंचे। जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको जो एक छोटे स्तर पर काम करने वाला व्यूअर है या छोटी फैक्ट्री जो चलाता है व्यक्ति, वो कैसे उसका दोहन कर सकता है, कैसे वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीधे रूप से बेच सकता है? सबसे बड़ी बात ये है कि आदमी के पास अपना कुछ सपोर्ट होनी चाहिए जी। बिना सपोर्ट के काम होता नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है। मेलों के थ्रू शुरू होता है उनका, जो मेले लगते हैं हमारे, और उसमें जो कस्टमर आते हैं वहाँ से वो कर सकता है। डायरेक्ट कोई भी आदमी किसी एक्सपोर्टर से या उससे न मिल ही नहीं सकता कभी जी। तो जो संस्थाएं हैं काम करती हैं वो व्यूअर्स को गाइड करती हैं कि आप ऐसा करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो ये भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमें हैं जिसके थ्रू वो अपना कुछ कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्तर की बात हम कर ही रहे हैं हथकरघा उद्योग को लेकर, तो बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स, खासकर जो होम फर्निशिंग होती है, जो घर का जो साजो सामान होता है, आजकल बहुत लोग अपने घर को सजाते हैं, तो उसमें हथकरघा उद्योग से बनी हुई चीज़ें, हैंडलूम से बनी चीज़ों का काफ़ी
प्रयोग होता है, चाहे वो रग्स हैं, स्प्रेड्स हाँ, हैं, थ्रोज हैं, इस तरह की कारपेट्स चीज़ें हैं, होती हैं, उसका। कारपेट्स वगैरह होते हैं। तो उसमें भारत की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा जो वैश्विक स्तर पर एक स्वीडिश कंपनी है, तो भारत में हाल ही में वो आई है। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि जो इतने बड़े स्तर पर जो कंपनियां काम करती हैं पूरे विश्व में, जो आप भारत में भी आ चुकी हैं, वो भी पानीपत से जो सामान है या लोकली प्रोड्यूस हरियाणा से सामान है वहाँ के बुनकरों से लें और अपने जो है जो सेंटर्स हैं उनके चल रही हैं, जो उनकी दुकानें वहाँ बेचें। तो इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है सर? इसको यही है कि उन लोग वीवर्स को आप प्रेरित करिए कि भाई ये काम इसको दीजिए, उसको दीजिए, उसका ऐसे दीजिए, तब चल सकता है। लेकिन आप कहो कि इंडिविजुअल पर्सन के पास में जाके एक्सपोर्टर काम कर ले सके, वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा सर, अब एक आजकल मॉडर्न वर्ल्ड है, लोगों के जो टेस्ट हैं, लोगों की जो प्रेफरेंसेस हैं, जो उनकी प्राथमिकताएं वो बदल रही हैं, वो आजकल बिल्कुल नई चीज़ चाहते हैं। तो जो ये नयापन है, यानी लोगों की जो डिमांड है वैसी वस्तुएं जो एक हैंडीक्राफ्ट्समैन है, जो एक बुनकर है वो प्रदान करे, वो बहुत आवश्यक हो गया है। तो जो पारंपरिक तरीके से जो बुनाई होती आ रही है, अब वो शायद उसका उतना ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती, लोग नई नई चीज़ें चाहते हैं। तो जो बुनकर हैं उनको कहाँ से इसकी ट्रेनिंग मिल सकती है कि जो लेटेस्ट मार्केट में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, चाहे भारतीय मार्केट की बात हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट की बात हो, जो वहाँ जो नई नई चीज़ें लोगों को चाहिए, उसके अनुरूप वो अपने जो बुनाई है उसमें वो सारी चीज़ें उनकी शमूलियत करें। उसके लिए तो गवर्नमेंट ने ना शोरूम बनाए हैं और बुनकरों को वहाँ वो बुलाते हैं जी और उनसे डायरेक्ट बात करते हैं और फिर उसके बाद में उनसे अपना काम करवाते रहते हैं। जी। तो आप देख लीजिए कि वो एक आदमी की छोटा सा वो लाखों की कीमत में बिक रही टेपेस्ट्री, बढ़ते बढ़ते आगे आई वो। फिर हम लोगों ने भी सीखा, तो भगवान की दया से हम भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छा काम करें सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल लोगों का कंजम्पशन इकोनॉमी हो गई है, यानी उपभोक्तावाद का जो है एक तरह से उदय भारत में हो गया है। और उपभोक्तावाद में क्या है कि जो ये प्राचीन कलाएं हैं जिसकी अभी आप बात भी कर रहे थे, जो इस तरह की प्राचीन कलाएं हैं ना, तो इनको अगर हम एक नए रूप से इसको ढाल के बेचेंगे अगर, तो वो बहुत बिक्री होगी। और अभी आपने जैसे टेपेस्ट्री की बात की है, तो टेपेस्ट्री का अब ये ट्रेंड आपने जैसे कहा कि फ्रांस में इसका उदय हुआ और वहाँ से ये डेवलप हुई, तो इंडिया में भी मैं देख रहा हूँ जो बड़े बड़े घर हैं लोगों के, वहाँ लोग टेपेस्ट्री का कर रहे हैं और उसको मढ़ाकर अपनी दीवारों पे रखते हैं। तो वो भी एक आय का स्रोत हो सकता है एक बुनकर की। वो है एक मैक्रेमे, मैक्रेमे आर्ट है। वो खाली धागों से गांठें लगा के बनाना होता है। उसका बड़ा ट्रेंड है आज इस टाइम, उसका बड़ा प्रचलन हो गया है। अच्छा जी। अच्छा। मैंने वो बनारस में मेरे ख्याल 76-77 में टेपेस्ट्री बनाई थी, अपोलो। तो उस टाइम में एक हमारे ऑफिस में एक उन्होंने सब्जेक्ट दिया था, भाई अपोलो जैसा कुछ चीज़ बनाओ। अच्छा। तो हम 3-4 लोगों ने मिल करके कम से कम 20 फीट का वो गोला नॉटिंग करके और फिर उसमें रिंग डाल दिया। यहाँ पर एक रिंग डाला, यहाँ पर एक रिंग डाला, दूसरा रिंग डाला, कहीं बड़ा कहीं छोटा, और उसको पूरा आकार बना दिया। आप रख दो तो बड़ा हो गया। अच्छा। तो वो चीज़ आज के टाइम में इतना प्रचलित हो गई है कि हर आदमी उसको सीखना चाहता है, बनाना चाहता है और बना रहा है, बना भी रहा है, बिक रहा है खूब। बिक रहा होगा सर, बिक रहा होगा। और मैं ये एक चीज़ यहाँ और जोड़ता हूँ कि अब बुनकर जो कला है, जो वीविंग है, वो सिर्फ वो असेंशियल वस्तुओं के लिए नहीं है, जैसे कपड़े के लिए है या रग के लिए, वो एक आर्ट फॉर्म का रूप ले रही है। तो आर्ट के रूप में उसको बेचा जा रहा है। वो आर्ट तो हो ही रहा है ना जी। तो आर्ट के रूप में भी मैं देखता हूँ कि इसको आजकल इसकी एक अलग पहचान बन रही है। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब यदि हम देखें तो ये बहुत ही मशक्क़त वाला काम है। एक खड्डी पर या जो एक हैंडलूम होता है उस पर काम करना, उस पर वाकई बहुत सारी शक्ति काफ़ी चाहिए, उसमें समय काफ़ी लग जाता है। और भारत की ये परंपरा हज़ारों वर्ष पुरानी, हज़ारों वर्षों से ये चलती आ रही है। लेकिन आज की हम बात करें यदि, तो जो यंगस्टर्स हैं वो इसको लेके उतना ज़्यादा उत्साहित नहीं है। तो जो नई पीढ़ी आ रही है वो कैसे इसकी तरफ और अट्रैक्ट हो
और कैसे हैंडलूम्स में वो अपना एक पहचान बनाए, अपना एक करियर ऑप्शन के रूप में इसको जो है कंसीडर करे, ये कैसे संभव हो सकता है? यानी जो यंगस्टर्स हैं वो हैंडलूम को कैसे अपनाएं? देखो वो तो डिजाइन पे डिपेंड करेगा। मैं कोई कपड़ा बना रहा हूँ, मैं कोई नया डिजाइन बनाऊंगा तो किसी को पसंद आएगा, वो खरीदेगा। बाकी रहा कि मार्केट की वो बड़ी डिमांड, तो डिमांड तो तभी हो सकती है जबकि वो कहीं से ऑर्डर लाएगा और उनको देगा। हरियाणा की बात करें, और हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे भारत की बात करें, तो जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, तो वो खादी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत वर्षों से कार्य कर रहा है। जो हथकरघा उद्योग भारत देश में है, खासकर हरियाणा में है, तो कौन सी ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो हरियाणा में हथकरघा उद्योग के प्रचार प्रसार के लिए, उसके विस्तार के लिए काम कर रही हैं? हरियाणा में उनके इंडस्ट्री सेंटर बने हैं, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री ने सेंटर खोल रखे हैं। वो उसके लिए करते हैं काम। और दूसरा ये भारत सरकार का जो सेंटर बुनकर सेवा केंद्र पानीपत में भी है जी, और उसमें बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं वो, और काम भी सिखाते हैं। फिर वो बच्चे बाहर जा कर के इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो थोड़ा परिवर्तन हो जाता है डिजाइन में। पुराने डिजाइन में तो जो बच्चा नया जाके सीखेगा, नया देगा तो उनको नयापन आएगा ही उसमें, कुछ न कुछ जब बच्चा सीखेगा। तो सीखने के लिए हमारे यहाँ ये हैं, और इंडस्ट्री सेंटर के भी सेंटर हैं, तो वो सब लोग अपना करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा जो भी जिससे हो सकता है। यहाँ एक प्रश्न और आता है कि किसी भी एक बड़े छोटी सी एक मूवमेंट को एक बड़े आंदोलन के रूप में इस्टेब्लिश करना, या किसी एक छोटी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर जो है पॉपुलराइज करना हो यदि, तो उसमें कुछ व्यक्तियों का ऊर्जा, कुछ व्यक्तियों की शिद्दत काम करती है। तो हथकरघा उद्योग जो आज इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है और पानीपत हरियाणा में इतना एक सफल रूप से वो चल रहा है, एक उसकी एक प्रसिद्धि है विश्व स्तर पर, तो हथकरघा उद्योग को यहाँ तक लाने में कौन से ऐसी लोग थे, या कौन कौन से ऐसे जो पर्सनालिटीज थी, व्यक्तित्व थे, जिन्होंने भारत में हथकरघा उद्योग जो है, जो हैंडीक्राफ्ट्स जो होते हैं या बुनकर हैं, उसको इस्टेब्लिश करने में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? देखो सबसे पहले तो 1952 में भारत सरकार ने सेंटर खोला था बम्बई में। उन सेंटरों का श्रेय जाता है वो मिसेस पिपुल जैकर। उसने जो है कि जगह जगह के बुनकरों के घर में जा कर के उनको प्रोत्साहित किया कि भाई तुम हैंडलूम लगाओ, काम करो, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सारा बंद कर दिया था। तो 52 से ये काम शुरू हुआ है और आज वो श्रेय चढ़ा हुआ है पूरी तरह से। तो ऐसे ही संस्थाएं और भी हैं छोटी बड़ी बनी स्टेट में, अपने उनका इंडस्ट्री सेंटर खोल रखे हैं गवर्नमेंट ने, उसमें भी काम होता है। और बाकी आज के टाइम में बच्चा अपने आप ज़्यादा होशियार हो जाता है देख करके कि भाई वो कर रहा है, मैं क्यों नहीं करूं। तो और कमला देवी चट्टोपाध्याय का क्या योगदान है इसको आगे बढ़ाने में? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इसमें मदद करी जी, गवर्नमेंट से ज़बरदस्ती कि भाई हमें तो सेंटर खोलना, हमने हमारे अपनी इंडस्ट्री को जिंदा करना है। इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, हमारे वीवर भूखे मर रहे हैं। तो उन्होंने अपना नेहरू जी से कहा कि भाई मुझे ये चाहिए। तो उन्होंने कहा नेहरू जी ने कि भाई जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हो करो, और मैं उसमें आपको कोई बाधा नहीं डालूँगा बल्कि आपको प्रोत्साहन दूंगा। और अगर हम पानीपत में हैंडलूम इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण, आप तो खैर देखिए पितामह हैं पूरी इंडस्ट्री के, तो और कौन कौन से ऐसे लोग थे पानीपत में जिन्होंने पानीपत में इस इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखो उन्होंने तो शुरू किया सेंटर खोल के, लेकिन वहाँ पर पानीपत में थे एक दीवानचंद भाटिया। दीवानचंद भाटिया ने हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया। वो कहीं पर भी कोई दिक्कत होती थी तो अफसरों से लड़ जाते थे कि नहीं हमारी इंडस्ट्री को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। उन्होंने बड़ा योगदान दिया हैंडलूम। आज वो नहीं रहे,
लेकिन उनका बड़ा योगदान था। जी। महाजन थे, हम्म, उन्होंने काम शुरू किया हम्म, और लोगों को काम दिया, हम्म, बाहर से ला कर के काम करवाया। फिर सिंगला वाले हुए थे, सिंगला वालों ने अपना काम किया। अभी तो बहुत सारे लोग हो गए हैं जो क्या हैंडलूम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस हैंडलूम की जो विरासत है, इतनी महत्वपूर्ण कला है ये, और हमारे हरियाणा की खासकर पानीपत की एक पहचान है। इसको कैसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रख सकते हैं, कि कैसे संभव होगा? ये तो सरकार का तो चल ही रहा है प्रोग्राम, बच्चों को ट्रेनिंग दो जी। हमारी सेंटर में पानीपत में कम से कम भी 5-6 बच्चे 7 बच्चे हर 4 महीने में ट्रेनिंग लेके जाते हैं जी। तो उससे और आगे बढ़ रहा। अब वो बच्चे और दूसरों को सिखा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये है कि हैंडलूम सुचारू रूप से चलता रहे जी। ठीक है, उसमें कहीं इस कोई इंटरफेयर ना हो। लेकिन अब आज की आवश्यकता के लिए प्रोडक्शन ज़रूरी है, तो लोग अपना हैंडलूम पे या तो वो काम कर रहे हैं। जी। जी। और वो भी ज़रूरी है। जी। जी, जरूरी है सर। कि वो ज़रूरी नहीं होगा तो लोगों को भी लिए कपड़ा बनाना इतना मुश्किल है। आवश्यकता के अनुसार वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारा हैंडलूम का अपना एक स्थान है जी। कि वो हैंडलूम का कपड़ा है, देख के ज़रूर जाएगा और लेगा भी। तो हमने देखा कैसे भारत का जो हैंडलूम है और हरियाणा का जो हैंडलूम है, वो अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान अपनी बना चुका है, और देश विदेशों में बिकता है, कदरदान आते हैं, और वो मूल्य का ज़्यादा विचार नहीं करते। उनको उस वस्तु से, उस कला से प्रेम है, और उस कला को सजोए रखने में आदरणीय श्री खेमराज सौंदर्याल जी जैसे जो व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने पूरा जीवन अपना इस कला के लिए समर्पित कर दिया है, उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहता है। और हम, आप और मैं जैसे लोग हैं, उनका भी उत्तरदायित्व है कि जो बुनकर हैं, उनकी जो कला है उसको प्रोत्साहन दे। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि प्रत्येक भारतीय को कम से कम वर्ष में 1 या 2 बार एक हैंडलूम से निर्मित पदार्थ, एक हैंडलूम से निर्मित एक वस्तु ज़रूर लेनी चाहिए, और उसे एक नेशनल ड्यूटी के रूप में ट्रीट करना चाहिए। तो हमारा भी उत्तरदायित्व है, बहुत सारे लोग इसको कर भी रहे हैं और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जीवन में ढाल रहे हैं, जिससे उनका जीवन भी एनरिच हो रहा है, और जो बुनकर लोग हैं उनका जो काम है उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। तो सर, आपने यहाँ हमें समय दिया और इस पूरी यात्रा को बहुत अच्छे से हमारे लोगों के सामने लाया। धन्यवाद। इसके लिए मैं आपका आपका बहुत 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 धन्यवाद।